प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। देश इस समय दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ सीमा से चुनौती है, जहां पर पाकिस्तान के साथ हमारे हालात काफी तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण हो रखे हैं, कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हत्या के बाद से। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से नासूर बनी हुई नक्सल समस्या पर इस समय निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर चुके हैं कि इस देश को हम 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सल मुक्त कर देंगे। ये केवल दावा नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में पिछले 6-8 महीने से बड़े गंभीर किस्म के प्रयास भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, नक्सली मारे गए हैं, नक्सलियों की मदद करने वाले लोग अपना हृदय परिवर्तन के साथ सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच में पिछले एक सप्ताह से तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर बीजापुर के पास में निर्णायक लड़ाई चल रही है। बताया जाता है तकरीबन 5 से 10 हजार पुलिस के जवान, जो अलग अलग सशस्त्र बलों के हैं, पहाड़ी पर मोर्चा जमाए हुए हैं। नक्सलियों की संख्या 300 से लेकर 2000 तक के दावे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि नक्सली इस बार पूरी तरीके से घिर चुके हैं। इस दावे में सच्चाई इसलिए नजर आती है कि एक बार फिर नक्सलियों ने शांति वार्ता के संदर्भ में गुहार लगाई है और साथ साथ कई चेहरे भी बाहर निकल कर आए हैं इस बात के लिए कि इस खेल को तुरंत रोका जाए, तथाकथित तुरंत युद्ध विराम किया जाए, तुरंत सरकार अपने पुलिस फोर्स को निर्देशित करे कि इसे यहीं पर रोक दिया जाए। और इसलिए रोक दिया जाए कि यह ठीक नहीं है। तेलंगाना से यह आवाज बड़े मुखर तौर पर सुनाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक सब नक्सलियों के संदर्भ में समझौते की बात कर रहे हैं, शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र के स्तर पर शांति वार्ता से इंकार नहीं है, लेकिन इस मोर्चे पर अभी रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि जिन नक्सलियों ने पिछले कई दशकों से हिंसा के माध्यम से देश का जीना हराम किया हुआ है, अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या के दाग जिनके ऊपर है, जिनके हाथ हजारों लोगों के खून से सने हुए हैं, वो आज जरा मुश्किल में क्या आए तो उनके समर्थन में इतने हाथ थामने के लिए क्यों निकल आए। हमारा आज का विषय है नक्सलियों पर प्रहार। सामने आए के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस वर्तमान हालात पर क्या कुछ है और भविष्य में क्या उम्मीद है, इस पर बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संस्कृत का एक सूत्र है। वो ये कहता है कि आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुग्धम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्य मानवेन सुकेशिणा। अर्थात अपने दुर्व्यवहार का फल भी दुखदायी होता है। अतः सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। तो जिन नक्सलियों ने हिंसा के बूते पर अनगिनत लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, वो आज अपनी जान बचाने के लिए जो गुहार कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके अतीत के कर्म मददगार होंगे या बाधक, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने नक्सल मुक्त भारत के संदर्भ में दावा किया हुआ है, केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, उसके विचारों को प्रस्तुत करने के लिए रजनीश सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारवान स्वर हैं। वो उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ की भी दावे कई बार कर दिए जाते हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी किस विचार के साथ इसमें है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ मनीष कुंजाम जी हैं। नक्सलियों को वामपंथी चेहरा बताया जाता है, वामपंथी उग्रवाद के चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। मनीष कुंजाम वामपंथ का विचारवान चेहरा है। वो वर्तमान हालात पर क्या सोच रहे हैं, जानने में हमारी बेहद दिलचस्पी है। हमारे साथ में धर्मराज महापात्रा जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं। धर्मराज महापात्रा जी, वामपंथी उग्रवाद के समापन की घोषणा की गई है। इस घेराबंदी को क्या समय से पहले घोषणा के अमल में आने के रूप में देखें, धर्मराज जी हमें बताएंगे। और इन सब के बीच में जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ मैदान पर मोर्चा लिया है, अनेक अवसरों पर नेतृत्व किया है, वह पूर्व पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ दुर्गेश माधव अवस्थी हमारे साथ में।
आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम मनीष कुंजाम जी से करते हैं। क्या कहते हैं मनीष कुंजाम जी? नक्सलियों को घेर लिया गया है, यह सरकारी स्तर पर दावा है और तमाम संगठन इस बात के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इसको यहीं रोक दिया जाए, नक्सलियों को मारा ना जाए, नक्सलियों के साथ ये व्यवहार ना किया जाए। क्या कहते हैं आप? धन्यवाद मास्टर जी, नमस्कार देता हूँ। और जहाँ तक आपके सवाल का बहुत सारी बातें हैं उसके सवालों में, पर हमारा ये कहना है कि ठीक है, नक्सली कहाँ फंस गए हैं या गिर गए हैं वो एक अलग प्रश्न है। अगर ये लोग शांति की बात कह रहे हैं और शांति, अगर वो हथियार छोड़ने के लिए वो शांति की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शांति की बात होनी चाहिए और शांति वार्ता तो होनी चाहिए। शांति वार्ता का मतलब ये है कि आप वार्ता के जरिए ये जितने जो माओवादी लोग हैं जहां पर भी देश के अलग अलग हिस्सों में, ये केवल बस्तर के अंदर शांति की बात करने से शांति तो होगी नहीं। ये हम समझ रहे हैं कि बस्तर में जितने बड़े टॉप माओवादी हैं वो बस्तर में ही है। उस हिसाब से कह सकते हैं कि यहाँ अगर कुछ वार्ता होगी तो पूरे देश की नहीं होगी। जहां जहां भी थोड़ा बहुत नक्सली है जिन इलाकों में, उन पर भी लागू होगी। उस हिसाब से अगर शांति की बात होगी तो उस तरीके से देश के अंदर स्थायी शांति होगी। अगर मार के आप खत्म करके आप शांति लाना चाहते हैं तो इससे पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो पाएगी, ये हमारा मानना है। दूसरा ये भी पहलू है बस्तर के संदर्भ में, आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बस्तर में चप्पे पर कैंप्स बने हुए हैं। एक तरह से पूरा बस्तर छावनी बना हुआ है और ये लंबे समय तक इस तरीके से कैंप रहेंगे तो आम जनता को तकलीफ तो ऐसे भी होता है। और इस हिसाब से भी देखने से हमें यह लग रहा है कि अगर माओवादी हथियार छोड़ने के लिए वार्ता चाहते हैं तो बिल्कुल वार्ता होनी चाहिए और स्थायी शांति होगी। तो जब स्थायी शांति होगी तो कैंपों की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो उसके कैंपों के औचित्य पर भी सवाल खड़े होगा और फिर कैंप की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो ठीक है मनीष जी, आप तो बस्तर में जिंदगी जी रहे हैं, उस बस्तर में जो कई दशक से नक्सली आतंक से पीड़ित है। ये शांति वार्ता की बात तो सरकार की तरफ से कई वर्षों से कही जा रही थी। ये अचानक नक्सली शांति वार्ता की पहल क्यों कर रहे हैं? आपको और एक बात बताना चाह रहा हूं। देखिए, मैं सलवा जुर्म के पहले से लेकर अब तक हम लोग हमेशा शांति की बात ही करते रहे। यहाँ के लोकल बस्तर का सारा प्लेस जानता है, हम लोग 2013 को 15 दिनों तक हम लोग लगातार पदयात्रा करके हम शांति के लिए पदयात्रा किए और बड़ी बड़ी सभाएं हुई सुकमा में, दंतेवाड़ा में, जगदलपुर में। हम लोग वहां पर भी हम शांति की बात बोले, सरकार से भी हमने गुहार लगाई और माओवादियों से भी अपील किया कि आप शांति के लिए बात करिए। बस्तर के अंदर बहुत खून खराबा हो गया, अब और नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसके पहले भी हम लगातार शांति के लिए पहल करते रहे और शांति की बात हमने कभी भूला नहीं। हमने कभी कभी हमने इस बात को कभी नहीं उठाया, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो जहां तक अगर माओवादी ये कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं या शांति के लिए वार्ता चाहते हैं, तो फिर बात करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं। मुझे मनीष कुंजाम जी कह रहे हैं, इतना सरल मामला है क्या? मैंने सवाल किया था मनीष जी से, मनीष जी तक वो सवाल शायद पहुंचा नहीं, पर धर्मराज महापात्रा जी मेरे साथ में है। मनीष कुंजाम जी बता रहे हैं उन्होंने 2013 में पदयात्रा भी की थी शांति के संदर्भ में, वो पहले भी पहल करते रहे हैं। रमन सिंह जी भी शांति की बात करते थे, वो भी पहल करते थे। नक्सलियों ने कभी कान नहीं दिया। ये अचानक नक्सली पत्र लिख रहे हैं, हम शांति चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं धर्मराज जी? क्यों नक्सली अभी शांति वार्ता के लिए गुहार कर रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आपके सवाल के अंदर जो निहितार्थ है। बिल्कुल कहीं ना कहीं नक्सली उठते हैं, फंसे हुए हैं। अगर ऐसी हालत में अगर वो शांति की बात कह रहे हैं तो भी मैं समझता हूं कि मारने की दिशा में मार करके हम शांति स्थापित करेंगे, ये अगर सरकार की इस तरीके की सोच है तो मैं सरकार की सोच के पक्ष में नहीं हूं। मनीष कुंजाम जी इस पक्ष में नहीं है मार के शांति स्थापित करेंगे, लेकिन मनीष कुंजाम जी कह रहे हैं कि मैं आपके सवाल के निहितार्थ को समझ रहा हूं। ये नक्सलियों की शांति पहल के संदर्भ में कांग्रेस के विरोधाभासी स्वर है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके साथ है? नक्सल विरोधी अभियान के साथ या नक्सलियों के बचाव में जो अभियान चल निकला है 300 से ज्यादा संगठनों के द्वारा, जो बता रहे हैं ये ठीक नहीं हो रहा है, देश की बड़ी बदनामी हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से अगर हम नक्सलियों को मारेंगे, उनके साथ है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे हैं हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में, अभी तक हमने तय नहीं किया है। शैलेश नितिन त्रिवेदी मेरे साथ में। देश के लिए नासूर बन चुकी हुई नक्सली समस्या के निर्णायक मोड़ पर कांग्रेस शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किंग कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है। शैलेश नितिन त्रिवेदी थोड़ा रोशनी देंगे? शांति का प्रस्ताव आ रहा है तो इस प्रस्ताव को ईमानदार प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। जब छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान सरकार बनी थी तो इस सरकार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता की बात कही थी। ये शांति वार्ता की बात तो माओवादी कर रहे हैं, माओवादियों के साथ भाजपा सरकार कर रही है। हमने तो जीरम हमले में अपने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को खोया है। हमें जो दंश माओवादियों से मिला है उसके बावजूद जब हमारी सरकार थी हम निश्चित रूप से ये चाहते थे और चाहते हैं कि हर माओवादी जो अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन माओवादी ह्यूमन शील्ड के रूप में गांव वालों को, महिलाओं को, बच्चों का भी उपयोग करते हैं। जिस पहाड़ी में वो फंसे हैं 300 से 2000 आप कह रहे हैं, उसमें कितने नागरिक हैं, कितने माओवादी हैं? अगर किसी तरीके से माओवादियों का आत्मसमर्पण कराया जा सके और निर्दोष गांव वालों को बचाया जा सके, कांग्रेस हमेशा से निर्दोष लोगों को बचाने की बात करती है और माओवाद के पक्ष में तो कोई कांग्रेसी न कभी रहेगा न कभी बोलेगा। आपकी तो बात में बड़ी उलझन है। एक तो अगर मगर, इसमें कब तक रहेंगे शैलेश नितिन त्रिवेदी? अगर नक्सली शांति की बात पहाड़ी पर फंसने के कारण कर रहे हैं तो इसे ईमानदार प्रस्ताव नहीं माना सकता। फंसे हुए हैं, इसमें कोई संशय है आपको? एक हफ्ते से वो गुहार लगा रहे हैं, वो तेलंगाना में आपके मुख्यमंत्री के साथ में बैठक कर रहे हैं। सीधा सवाल यह है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आप तो विचारवान राजनीतिज्ञ हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा ये नक्सली फंसे हुए हैं, समय लेने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप महसूस करते हैं उनका अचानक बुलेट की जगह बैलेट पे भरोसा आ गया है, देश के संविधान पर भरोसा आ गया है, अचानक उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अचानक देश की व्यवस्था उनको बहुत लुभाने लगी है, इसलिए उन्होंने तय किया है नहीं 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 नहीं, ये हथियार का रास्ता ठीक नहीं है, अपने को शांति के रास्ते पर चलना है। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या जो भी सरकार है उनके साथ हम बात करेंगे, शांति के साथ रहेंगे। जी शैलेश जी, ऐसा ही है? यही तो मैंने कहा। फिर आप कहेंगे कि अगर बोल रहे हैं आप, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यदि फंसे होने के कारण शांति वार्ता का प्रस्ताव आ रहा है तो इसे ईमानदार नहीं माना जा सकता। हमारी जब सरकार बनी थी तो श्री भूपेश बघेल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था, वार्ता का सवाल उनसे भी पूछा गया था, उन्होंने कहा हम वार्ता करेंगे प्रभावित लोगों के साथ, हम वार्ता करेंगे शहीद पुलिस वालों के परिजनों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ। माओवादियों से वार्ता की बात तो इस भाजपा की सरकार ने कही है, लेकिन यदि की बात कह के, देखो माफी के साथ शैलेश नितिन जी, आपको जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं,
आप वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों को व्यक्त करता है। एक भूपेश बघेल, एक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये हमारे विचार का बिंदु नहीं है। हमारे विचार का बिंदु यह है कि जब नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई चल रही है, ऐसे में कांग्रेस शासित तेलंगाना प्रदेश की पुलिस इस अभियान में साथ नहीं है। रेवंत रेड्डी नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को लेकर बोल रहे हैं। हम अगली कैबिनेट में इस पर बात करेंगे, विचार करेंगे। ये कांग्रेस जिसने छत्तीसगढ़ में अपनी एक पूरी पीढ़ी को नक्सल हमले में खो दिया, अनगिनत उदाहरण मौजूद है जिसमें निर्दोष लोगों की बेहिसाब हत्याएं इन नक्सलियों के द्वारा की गई। उनके प्रति इतनी संवेदना, इतनी सहानुभूति, इतनी आत्मीयता तेलंगाना में मौजूद रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री क्यों जता रहे हैं? हिमांशु जी, झारखंड में भी तो कांग्रेस सरकार में है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस 5 साल सरकार में रही। रेवंत रेड्डी की क्या परिस्थितियां हैं और तेलंगाना में क्या स्थिति है, मैं इसके बारे में बहुत अवगत नहीं हूं। न मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन एक बात मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस माओवाद के उन्मूलन के पक्ष में है। तौर तरीके पे मतभेद हो सकता है, परिस्थितियों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन माओवाद का उन्मूलन होना चाहिए। कांग्रेस माओवाद का उन्मूलन होना चाहिए, नहीं दिखाई देगी। तेलंगाना और रेवंत रेड्डी क्यों कर रहे हैं, इसके संदर्भ में शैलेश जी के पास में अभी जानकारी नहीं है। मैं एक बार फिर कोशिश कर लेता हूं धर्मराज जी से बात करने की। धर्मराज जी, शांति प्रस्ताव के संदर्भ में क्या सोचते हैं, कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, या धर्मराज जी इत्तेफाक रखते हैं नक्सली खात्मे के कगार पर हैं और खात्मे के कगार पर पहुंचे हुआ नक्सल सांसें बचाने के लिए शांति की गुहार लगा रहा है? क्या कहते हैं धर्मराज जी? देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये है कि ये जो सरकारी दावे हैं और उसकी रोशनी में जो है, अगर हम अभी इस हालत में पहुंच जाएं कि पूरी तौर पर नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, चीजें खत्म हो जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अतिरंजित होगा और जो इतने लंबे से चली आ रही समस्या है, उस समस्या के बारे में शायद थोड़ा सा हमारी गंभीरता की कमी शायद मुझे लगता है। पहली बात तो ये है, मैं समझता हूं कि ये जो शांति का अगर कोई भी पहलकदमी हो रहा है तो निश्चित रूप से ये होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और ये कोई नई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पिछली रमन सिंह की सरकार के समय भी आपको याद होगा, झीरम की घटना के बाद रमन सिंह जी, जब सुनील कुमार जी उस समय चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। उस ऑल पार्टी मीटिंग में विस्तार के साथ, और उसमें भाजपा ने भी इस बात पर सहमति जताई थी कि नक्सली समस्या को हम किस नजरिए से देखते हैं। अगर इसे आप केवल कानून व्यवस्था के नजरिए से देखते हैं और फिर उसके बाद आप ये समझते हैं कि बंदूक के बल पर ठीक है आप जिसमें है आप जो खत्म कर देंगे, तो मुख्य बात यह है कि इस समस्या का स्थायी समाधान चाहिए या स्थायी समाधान चाहिए। जी, अगर स्थायी समाधान चाहिए तो फिर अगर कोई बातचीत की पहल किसी तरफ से भी होती है तो बातचीत होनी चाहिए। और मैं समझता हूं क्योंकि ये राजनीतिक समस्या, अगर आप समझेंगे ये केवल लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो मुझे लगता है आपको भी इस मामले में कोई संशय नहीं धर्मराज जी, आप थोड़ा सा मुझे रोशनी इस बात पर दें कि भाई नक्सलियों से शांति की पहल की बात, अपील, आग्रह तो पहले भी कई बार किया गया, पर उस पर तो कभी कान दिया नहीं गया। बंदूक की गोली से बात करने वाले लोग अचानक पत्र पे पत्र जारी कर रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। तो मुझे इसका उत्तर दे दीजिए धर्मराज जी कि क्या नक्सली नेतृत्व के मन में इस देश के संविधान के प्रति, इस देश की व्यवस्था के प्रति, लोकतंत्र के प्रति विश्वास जाग गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है, इसलिए वह शांति के संदर्भ में बात करने के लिए तत्पर हैं, या बंदूक उनके सिर पर आ गई है? जान कैसे कुछ देर और बच जाए, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित कर लें, इसके लिए ये शांति के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। धर्मराज जी का विचारवान जवाब की हमें प्रतीक्षा है। देखिए बात यह है कि अब उन्होंने ये शांति प्रस्ताव की रोशनी में रखा, नहीं रखा, दबाव में रखा, या मारे जा रहे हैं, बचने के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बुनियादी बात जो कहना चाहता हूँ, ये जहां तक हमारा सवाल है, हम हर किस्म की हिंसा के खिलाफ, हमने पहले भी कहा है, हम माओवादी हिंसा के खिलाफ है,
और हम साथ ही साथ माओवाद के नाम पर राज्य की तरफ से अगर कोई प्रायोजित हिंसा होती है जिसमें अगर निर्दोष लोग मारे जाते हैं, हम उस हिंसा के भी खिलाफ। पहल हमारा प्रश्न ये है, हमारा जो मकसद क्या है, मकसद ये है कि छत्तीसगढ़ को या पूरे देश को माओवादी हिंसा हो या नक्सली हिंसा से मुक्त कराना। अगर माओवादी हिंसा, नक्सली हिंसा से मुक्त कराने के लिए हम सच में गंभीर हैं तो इसका स्थायी समाधान, क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को, किसी के अंदर इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं होगा, उन्होंने रास्ता जो चुना सही नहीं है, लेकिन ये जो समस्या है ये बुनियादी रूप से राजनीतिक समस्या है। धर्मेंद्र जी, मैं बड़ा अचंभित हूं आपकी दलील से। एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए नेता से बातचीत और वो बोले कि मुझे जानकारी नहीं है, समझ में आता है। मनीष कुंजाम या धर्मराज महापात्रा को हम ऐसे नेताओं के रूप में जानते हैं, ऐसे राजनेताओं के रूप में जानते हैं जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। आपने इतने सरल सवाल को इतना उलझा हुआ करार दिया। वो मुझे पता नहीं है कि वो शांति का प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। वाकई आप इतने अनभिज्ञ हैं प्रदेश और देश के घटनाक्रम से। बात ये इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि इस देश में जो है हमारी केंद्र सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार ने नागालैंड के अंदर उग्रवादियों से बातचीत की, त्रिपुरा के अंदर जो है जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ बातचीत की, मिजोरम के अंदर उग्रवादी संगठनों से बातचीत की, और हर जगह जो है, अभी मणिपुर के अंदर भी जो है उन्होंने अलग अलग ग्रुप से बातचीत करके बहुत सारी चीजें। तो मैं जो बार बार आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि बंदूक के बल पर, दबाव के बल पर ऐसी परिस्थिति से किसी चीजों के खात्मे से कोई स्थायी समाधान निकलेगा, तो मैं नहीं समझता कि वो रास्ता सही है। वो रास्ता सही है, धर्मराज जी का ये कहना है, लेकिन वो ये नहीं बताने के लिए तैयार है कि ये प्रस्ताव क्यों है। मुझे इस पर निर्णायक बातचीत के लिए रजनीश सिंह जी के पास आना है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां मौजूद है। लेकिन जो पुलिस इन नक्सलियों के खिलाफ अड़से से लड़ रही है, जिसने अनगिनत कुर्बानियां दी हैं, वो इस निर्णायक मौके पर युद्ध विराम के प्रस्ताव को, शांति के प्रस्ताव को किस रूप में देख रही है। ये उसके साथ धोखा होगा जिन्होंने अपनी जान को अरसे से इन इलाकों में जोखिम में डाला हुआ है, या वो इसे अपनी सफलता के रूप में देख रहे हैं कि हमने इतना दबाव बनाया, देखो शांति का प्रस्ताव आ गया। डीएम अवस्थी साहब मेरे साथ में हैं, क्या कहते हैं डीएम अवस्थी साहब? इस समय शांति के प्रस्ताव को स्वीकार करना अपनी पुलिस फोर्स के साथ धोखा होगा या उनके संघर्ष का सही प्रतिफल होगा? देखिए, बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ में, और सबको पता है कि जितने भी लोग आज बहस में और जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के दंश को झेल रहा है। और बस्तर का जो 40,000 स्क्वायर फीट एरिया है वो बरसों से, 90 से मैं जानता हूँ, 1990 से लगभग ये हाईली डिस्टर्ब्ड एरिया है। और अब शांति की बात उस समय जबकि पुलिस फोर्स ने तिनका तिनका करके और पग पग पे मेहनत करके, कुर्बानियां दे करके, शहीद हो करके, और अब ऐसी जगह जाकर इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे जो खबरें आ रही हैं आजकल, जो समाचार पत्रों में भी और जो मीडिया में, तो कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर जब उन्होंने उसको घेर लिया है, तब शांति वार्ता की बात जो है एकदम बेमानी है मेरे ख्याल से। क्योंकि शांति के लिए तो पहले भी सरकार ने बहुत प्रयास किए और कई बार नक्सलवादियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब सामने गोलियां चल रही, जंगल में लोग शहीद हो जा रहे हैं, कितने ही जवान हमारे कुर्बान हो गए, तो अब वहां पे उस गोली को रोक करके गोली का जवाब शांति से दिया जाना संभव नहीं है। मुझे याद है एक बार 4-5 साल पहले भी ये बात हुई थी, तब भी बात हुई थी कि बंदूक रख दें और शांति की बात करें। अब जंगल में घिरे हुए हैं, वो बंदूक रख दें, अपने आप कोई उनको नहीं मारेगा, सब लोग अपना हथियार डाल दें, जो लोग फंसे हुए हैं, और शांति वार्ता उसके बाद करते रहें। समर्पण करने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी नीति रखी है। बहरहाल निर्णायक लड़ाई के वक्त मैं तो ये समझता हूं कि जब की लड़ाई बुलेट से चल रही है और गोलियों से चल रही है, सामने आती गोलियों का मुकाबला तो गोलियों से ही करना पड़ेगा। और इस समय पर फोर्स को पीछे हटाना एक टैक्टिकल, मेरे ख्याल से मिस्टेक होगा। फोर्स को आगे बढ़ने रहना चाहिए। यदि उनको शांति वार्ता करनी है तो युद्ध रोक करके और अब फायरिंग रोक करके शांति वार्ता की जाए, इसका कोई विचार नहीं है। फोर्स आगे बढ़ चुकी है। एक बात बताइए अवस्थी साहब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र बॉर्डर पर यह निर्णायक लड़ाई चल रही है या बड़ी लड़ाई चल रही है। छत्तीसगढ़ से इस लड़ाई को रोकने के लिए कोई स्वर नहीं आ रहा है, पर तेलंगाना से आवाज बड़ी मुखर है और उसके साथ में कई एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन
इस बात को लेकर मैदान में आ गए हैं कि नहीं इसे रोकना बड़ा जरूरी है। ये स्वयंसेवी संगठनों को अचानक नक्सलियों के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रहती है? आपने तो इस मामले को बड़े लंबे समय तक हैंडल किया है, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। जब जीरम घाटी में 86 साल के विद्याचरण शुक्ल शहीद होते हैं, नंद कुमार पटेल को हिरासत में लेने के बाद में 24 घंटे बाद हम उन्हें लाश के रूप में देखते हैं, महेंद्र कर्मा को गोलियों से छंगी कर दिया जाता है, तमाम शिविरों में रात में हमला बोलकर मासूमों को मार दिया जाता है, तब ना तो जी हरगोपाल, ना बेला भाटिया, ना शशिकांत सेंथिल, ना राम सिंह, ना डी रवि कुमार, इन सबके कोई स्वर नक्सलियों के खिलाफ हमें सुनाई नहीं दिए। पर जब फोर्स कुर्रेकोटा की पहाड़ी पर पहुंची हुई है, 7 दिन से अपने आप को झोंके हुए हैं, 44 डिग्री 46 डिग्री में लड़ाई लड़ रहे हैं, तब कह रहे हैं बड़ा गलत कर रहे हैं नक्सलियों के साथ में, देश के साथ गलत हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बदनामी हो जाएगी भारत की अगर हमने नक्सलियों को ऐसा मार दिया। ये सब है क्या अवस्थी साहब? जब भी ये हम लोगों का अनुभव आया है कि जब भी फोर्सेस आगे बढ़ती हैं और जब उनका फ्रंट फुट आता है और जब भी नक्सलियों पर प्रहार तगड़ा होता है, हमेशा से एनजीओज और जो लोग समर्थन करते हैं उनकी बातों का, ये मानव अधिकार संगठन, मानव अधिकारों की बात होती है, हिंसा रोकने की बात होती है, यूनाइटेड नेशंस का इंडिया सिग्नेटरी है, उसको रोकना चाहिए, नहीं तो लोग मारे जाएंगे। बात सही है कि मासूम आदमी नहीं मरने चाहिए, जो निर्दोष लोग हैं बस्तर में रहने वाले वो नहीं मरने चाहिए, लेकिन जो लोग बंदूक लेके अरसे से चल रहे हैं, जिन्होंने न जाने कितने कॉन्स्पिरेसी करके कितने लोगों को मारा है, उनके समर्थन में जो आवाज़ हमेशा उठती आई है और आगे भी इवन कोर्ट तक भी उन लोगों ने कई बार पिटिशंस लगाई हैं। तो ये वो एक टैक्टिक्स है जिसका उपयोग हमेशा से करते हैं। अब मैं आता हूँ रजनीश सिंह जी के पास। कितने दबाव में है रजनीश जी? इतने सारे बड़े बड़े नाम इस संघर्ष को रोकने के लिए सामने आ गए हैं, ठहर तो नहीं जाएंगे आप? रुक तो नहीं जाएंगे? ये चिंता दिमाग में आ रही है, क्या कहते हैं? द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आज बड़ा गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा कर, इसमें कुछ पीछे से मैं बात शुरू करूं द्विवेदी जी, तो नक्सलवाद का शुरुआत नक्सलवाड़ी से लेकर के बिहार, मध्य प्रदेश, फिर धीरे धीरे तेलंगाना, महाराष्ट्र, और जब हम मध्य प्रदेश में थे तो छत्तीसगढ़ में होते हुए देश के 200 जिले से अधिक में नक्सलवाद का खुला तांडव चला। और अधिकांश जगह जब ये नक्सलवाद फला फूला पोषित हुआ, कांग्रेस की सरकार रही, खाद पानी डालने का काम कांग्रेस ने किया, कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। अब मैं 2014 में आता हूं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो देश के जहां जहां नक्सल प्रभावित जिले हैं या राज्य हैं, जब भी वो गए वहां पर उन्होंने आह्वान किया है बहुत सारे सभा में, और उनका वे मिल जाएगा कि उन्होंने नक्सलियों से बार बार अपील की कि वो हिंसा का रास्ता त्यागें, भारतीय संविधान पे जिनको भरोसा है निशर्त बातचीत की टेबल पर आए, शांति वार्ता करें, हम चाहते हैं उनकी जो समस्याएं सुने और सुलझाएं। लेकिन चूंकि नक्सलवाद का जो उद्देश्य जो बताते थे वो भटक चुका है। और मैं अभी रिसेंटली आ जाता हूं कि 2023 के चुनाव के बाद माननीय हमारे देश के सचिव गृह मंत्री अमित शाह जी इस मामले पर बड़ा ही संवेदनशील, पिछले प्रयास को मैं सबको छोड़ देता हूं, लंबा विषय होगा, तो अभी इन 15-16 महीनों में सरकार ने जो काम किया है जिससे नक्सली जो हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, मारे भी गए, बहुत लोग सरेंडर कर रहे हैं, बहुत लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, और स्पष्ट रूप से कई मंचों पर बस्तर में जाके रात्रि रुक करके, बड़े संवेदनशील क्षेत्रों में रुक करके उन्होंने बार बार अपील की है कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ें, वार्ता पर आए, निशर्त आए, हथियार छोड़ के आए। और ये भी बोले हैं साथ साथ कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों का अंतिम दिन होगा। देश में जो बचे कुछ जिले हैं, संवेदनशील जिला है, वो तो ठीक है रजनीश जी, मेरा सवाल इस कोशिशों को लेकर है जिसमें इस लड़ाई को रोकने के संदर्भ में दबाव बनाया जा रहा है, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ राजनेताओं के द्वारा और अधिकांश स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा। जानना आपसे यह है कि अपनी जान को हथेली पर लेकर जो 5,000 10,000 जवान इस समय कुर्रेकोटा की पहाड़ी पर मौजूद हैं, या जो 50,000 जवान अरसे से बस्तर के जंगलों में जीवन इसलिए जी रहे हैं
कि हमें देश को नक्सल मुक्त करना है, उनके साथ कोई समझौता तो आप नहीं कर लोगे इस दबाव में आके। कहीं ये बेला भाटिया या बाकी लोगों के द्वारा लिखे जा रहे पत्र आपके हृदय में कोई तरलता तो पैदा नहीं कर देंगे जिसमें आप कहते हैं रुक जाओ जहां पर हो, अभी हम बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। ये आशंका है। इसके संदर्भ में क्या कहते हैं रणजीत सिंह जी? जी द्विवेदी जी, मैं इसी विषय पर आ रहा था। अभी हमारे मित्र शैलेश जी ने कहा कि हमने पूरी पीढ़ी को खो दिया छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता थे, लेकिन हम कांग्रेस के नेता नहीं मानते, वो छत्तीसगढ़ के नेता थे। और जब छत्तीसगढ़ के नेता बड़े दुखी मन से कहते हैं तो इनको अपने मुख्यमंत्री को समझाना चाहिए। आपने प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की या राज्य की इसमें कोई शांति वार्ता के लिए तैयार तो नहीं हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो 300 संगठन है जिनको शांति के मसीहा अभी याद आ रहे हैं, इतने हमारे सैनिक शहीद हो गए, 76 सैनिक जब शहीद हो गए। दूसरी बात, जिस पहाड़ी पर फंसे हैं वहां का भी हम प्रेस मीडिया में आ रहा है कि हम वहां पर आईडी लास्ट ए लगा के रखे हैं 2000 जगह में, 5000 जगह में। तो ये किस प्रकार की शांति चाहते हैं? वहां ग्रामीणों को आने से मना कर रहे हैं। शैलेश जी बोलते हैं कि ग्रामीण फंसे हुए हैं, वो साफ मना किया है कि कोई ग्रामीण मत आए, यहाँ पर इतने स्थानों पर लगा है। और ये स्वयं सेवी संस्था को तो छोड़ दीजिए, ये जो मुख्यमंत्री हैं इनका अभी याद आ रहा है कि 1.5 साल से चल रहा है। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी दिल्ली में बैठक कर लिए, तेलंगाना में कर लिए, छत्तीसगढ़ में 4 बार 5 बार आ गए। जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है नक्सलवाद, उसमें जाके बैठक कर लिए, वहां के बड़े पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर लिए, पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार हो गया। एक मुख्यमंत्री बोलता है तो वो 300 तो उनको गौड़ में रखिए, उनका काम है। अच्छा, दूसरी बात, मैं हमारे जो मित्र बैठे हैं उनसे पूछता हूं, शांति वार्ता करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने बार बार कहा है, इनके पास प्लान क्या है? शांति वार्ता कर ले। 300 लोग नाम लिख दिया, आप नाम गिना रहे थे, और बहुत सारे नाम हैं। ये जो शांति के मसीह हैं उनका, ये कोई बोले हैं? उनका कौन सा डिवीजन है? पूरे देश में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के स्तर में बात करेंगे, तेलंगाना में बात करना चाह रहे हैं। इनका कौन सा डिवीजन बात करेगा? कौन इनका केंद्रीय नेतृत्व है? उनके पास क्या प्लान है? कौन से शर्त में करेंगे, निशर्त करेंगे? क्या प्लान? हम टीवी में बैठ के बात, इन एनजीओ के खिलाफ में जांच होना चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हैं शांति वार्ता करो। ये आप कैसे बोल रहे हैं, ये रणजीत सिंह जी का सवाल है। मैं वापस मनीष कुंजाम जी के पास पहुंचता हूं जानने के लिए कि शांति वार्ता किस संदर्भ में होनी है। नक्सलियों ने प्रेस नोट में लिखा नहीं कि हमारी इस देश के संविधान में आस्था है, हमारी लोकतंत्र में आस्था है। मनीष जी, आप तो सार्वजनिक जीवन के बड़े सक्रिय व्यक्ति हैं, जन संघर्ष आपकी पहचान रहा है। आप नहीं समझ पा रहे कि यह शांति वार्ता का प्रस्ताव कुल मिलाकर एक धोखा है, एक समय लेने की कोशिश है उस दबाव से अपने आप को निकालने के लिए, जहां पर आपके पास या तो हथियार छोड़ने का विकल्प है या जिंदगी छोड़ देने का विकल्प है। हिमांशु जी, हम तो यही तो कह रहे हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि माओवादी इस वक्त शांति की बात इसलिए कर रहे हैं, शांति वार्ता की बात इसलिए कर रहे हैं कि वे लोग हथियार छोड़ना चाहते हैं। और हम भी शांति वार्ता की बात इसलिए भी कर रहे हैं उस पक्ष में है कि माओवादी निश्चित रूप से हथियार छोड़ेंगे। हथियार नहीं छोड़ने की शर्त पर अगर कोई शांति की बात कर रहा है तो मैं समझता हूं कि ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। उस फिर मैं मनीष जी कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अगर हथियार छोड़ने के लिए नक्सली तैयार हैं तो वार्ता की कोई जरूरत ही क्यों है? सरकार तो नक्सलियों के संदर्भ में, समर्पण के संदर्भ में इतनी आकर्षक योजना लाई हुई है। यहां पर अगर एक आदमी को चाकू मार दो, मारपीट कर दो तो 3 महीने, 6 महीने और साल भर की जेल से आपको कोई नहीं बचा सकता। सरकार नक्सल समस्या को सामाजिक समस्या मानते हुए प्रस्ताव लेकर आ रही है कि आप अगर हथियार के साथ में सरेंडर करते हो तो जिस हथियार के साथ करते हो उसके अनुसार आपको इनाम दिया जाएगा। अगर आप LMG लाइट मशीन गन लेके आते हो तो आपको 5 लाख, AK-47 है तो 4 लाख आपको दे देंगे। आपने शादी नहीं की है, हथियार डालने के बाद शादी करते हो तो आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। अगर आपके ऊपर 5 लाख से ज्यादा का इनाम है
तो आपको शहरी क्षेत्र में तकरीबन 1700 फुट की जमीन मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो 1 हेक्टेयर जमीन मिलेगी। तो भाई इस योजना के चलते 2024 में 881 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके, 2025 में तकरीबन 550 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके। तो क्या मनीष जी आपको नहीं लगता है जिनको हथियार डालना है उन्हें कोई बातचीत की जरूरत नहीं है, जिनको हथियार थामे रखना है वो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत का प्रस्ताव देकर अपने हथियारों को देर तक थामे रहे। क्या कहते हैं मनीष जी? हिमांशु जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं बस्तर के अंदर, खास करके मध्य और दक्षिण बस्तर में उस जाति कौम के साथ जुड़ा हूँ जो सबसे ज्यादा नक्सलियों के साथ जुड़े हैं, और 99% से ज्यादा नक्सलियों के साथ हथियारबंद कोई लड़के हैं तो हमारी जाति के लड़के हैं। उनके खिलाफ लड़ने वाले लड़के भी हमारे जाति के लड़के हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोग यही कौम झेल रहा है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से भी मैं अपने भाई, अपने चाचा, अपने ससुर को मैंने माओवादियों के हाथों खोया है, इसलिए मैं इस दर्द को समझता हूं। आप लोग ये कह रहे हैं कि पूरी तरह हथियार से खत्म करके माओवादियों को शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य भी है। सरकार, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का ये जो जितना अधिकरण हो रहा है केवल माओवादियों को खत्म करने का नहीं है, ये साथ साथ में बस्तर के अंदर जितने जो संसाधन है, तो माइंस है, जंगल है, पानी है, इसको भी हड़पने का भी एक योजना है, साथ साथ में चल रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि शांति वार्ता हो, माओवादी सारे के सारे हथियार छोड़े, स्थायी शांति हो। और उसके बाद एक सवाल पैदा होगा हिमांशु जी कि जब माओवादी पूरी तरह हथियार छोड़ चुके हैं, शांति स्थापित हो चुका है, तो फिर ये सारे कैंपों की क्या जरूरत है? तो बस्तर के अंदर यह दरअसल ये विमर्श का सवाल है कि आखिर ये कैंप जब शांति के बाद क्यों बना रहेगा? तो मनीष कुंजाम जी अजीब बात कर रहे हैं, शांति आई नहीं है और कुंजाम जी का कहना है ये कैंप क्यों बने हुए हैं। धर्मराज महापात्रा जी मेरे साथ में है। महापात्रा जी थोड़ा आप बताएं, नक्सल मुक्त पहले बस्तर को किया जाए या सुरक्षा बलों के कैंप से मुक्त बस्तर को पहले किया जाए, किस विचार के साथ हैं आप? देखिए, बात यह है हिमांशु जी, पूरी चर्चा का अपनी बात यह है, बस्तर ही नहीं पूरा देश नक्सल मुक्त होना चाहिए, माओवादी हिंसा से मुक्त होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो माओवादी हैं, ये नक्सली हैं, वो कौन है? अगर वो देश के सीमा पार के दुश्मन है तो उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार, और देश के अंदर ही पथभ्रष्ट या दिग्भ्रमित ऐसे लोग जिन्होंने कुछ लोगों के बहकावे में वहां जो मौजूदा परिस्थिति थी, शोषण थी, अन्याय था, अत्याचार था, उसके खिलाफ जो है गलत रास्ता चुनकर जो है उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, और उन्होंने समझा कि बंदूक के रास्ते जो है ये चीजें दुरुस्त हो सकती है, जो हम समझते हैं पूरी तौर पर गलत है, सही रास्ता नहीं। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे ये बात कही थी कि किसी भी किस्म की हिंसा का हमारी जनवाद जनतंत्र में कोई स्थान नहीं है, और इसीलिए हम माओवादी हिंसा के खिलाफ रहे हैं, आज भी खिलाफ है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। प्रश्न ये उठता है कि आप बस्तर के अंदर किस किस्म की शांति चाहते हैं? धर्मराज जी आपने मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, सारी कहानी आपने कह दी। पहले नक्सल मुक्त बस्तर हो या सुरक्षा बलों के कैंप से मुक्त बस्तर हो? बस्तर के अंदर ये हो रहा है, आप अपने ही लोगों को मार के कौन सी शांति लाना चाहते हो? आप किनको मार रहे हो? उनको मार रहे हैं जो लिखीराम कांवरे की हत्या करते हैं बालाघाट में, और इस कदर जघन्य हत्याकांड को अंजाम देते हैं कि मारने से ही संतुष्ट नहीं होते, उसका सर काट के उसके साथ फुटबॉल खेलते हैं। हम उनके खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं जो 86 साल के बुजुर्ग विद्याचरण शुक्ल को गोलियों से भून देते हैं। हम उनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई के संदर्भ में सवाल कर रहे हैं धर्मराज महापात्रा जी, जो नंद कुमार पटेल को, जो जन नेता थे, उनको गोलियों से भून देते हैं। हम उन नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की जंग पर उठने वाले सवालों के उत्तर मांग रहे हैं जो रात में सोते हुए मासूमों की हत्या सलवा जुड़ुम शिविर के अंतर्गत कर देते हैं, और हम उसकी
हत्यारों के संदर्भ में आपसे सवाल कर रहे हैं, जिनसे आप बातचीत करने की पेशकश कर रहे हैं, जिनके हाथ अनगिनत पुलिस वालों के खून से सने हुए हैं, चाहे वो मदनवाड़ा में विनोद कुमार चौबे हो, या ताड़मेटला के संदर्भ में हो, या अनगिनत अन्य घटनाओं के संदर्भ में हो, उनके संदर्भ में सवाल कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, उत्तर देंगे? हिमांशु जी, देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में हजारों कार्यकर्ताओं की शहादत हमने दी है। हम लड़े हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल में, जहां यह माओइस्ट और नक्सली आंदोलन शुरू हुआ। इसलिए जो है हम जो है उनकी हिंसा का शिकार हुए हैं। हमारे खुद के लोग मारे गए हैं। 1970 में जो सेमी फासिस्ट रिजीम था, जब इस दरमियान में नक्सलवाद का उभार हुआ था, किन लोगों ने इस्तेमाल किया और किस तरीके से हमारे हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग पूरे देश में अलग अलग जगहों पर विस्थापित हुए, हम उसका दंश दम सब समझते हैं। हमारा प्रश्न केवल ये है कि आप जो है किस किस्म की शांति चाहते हैं। अगर ये पॉलिटिकल इशू है, राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक समस्या का समाधान इस किस्म से आप केवल बंदूक के बल पर अस्थायी तरीके से कर सकते हैं, स्थायी नहीं। यही देश का तजुर्बा है। अरे भाई, आप जो है पीडीपी के साथ सरकार बना लेते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आप नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा के अंदर जो देश विरोधी हैं, जो भारत से अलग एक सेपरेट लैंड की बात करते हैं, आप उनके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। आप उनके साथ राजनीतिक गठजोड़ बनाने के लिए तैयार हैं। उनकी हिंसक कार्रवाइयों के बावजूद उनके साथ सत्ता शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो हमारा कहना यह है, ऐसे जो भी लोग जो हिंसा के लिए जिम्मेदार है, उनके साथ सजा दीजिए, उनके साथ जो व्यवहार करना है करिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर आप सही मायने में नक्सल समस्या का समाधान चाहते हैं, सही मायने में अगर आप स्थायी शांति चाहते हैं, तो वो स्थायी शांति केवल बंदूक के बल पर नहीं आ सकती। आप फौरी तौर पर, अस्थायी तौर पर मार दीजिए ना, एक नरसंहार कर दीजिए, कितना नक्सली के नाम पर जो है हजारों आदिवासियों को मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। लेकिन उनसे ये धर्मराज महापात्रा जी का सवाल है। मतलब आपका कहने का आशय ये है कि जिन्होंने बंदूक थाम रखी है, जो हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, वो निर्दोष आदिवासी हैं, वो निरीह आदिवासी हैं, और पुलिस फोर्सेस जो मोर्चे पर तैनात हैं, उन आदिवासियों की हत्या करने के लिए तैनात हैं। तो जो इतनी घटनाएं अतीत में हुई हैं, उनको मारने वाले लोग कौन है धर्मराज जी? देखिए, बात यह है, उसी बस्तर के अंदर सलवा जुर्म के नाम पर 700 गांवों के हजारों लोग विस्थापित नहीं हुए क्या? क्या उस समय जो है राज्य में भाजपा की सरकार नहीं थी क्या? बस्तर के अंदर जो है आदिवासियों, माओवादियों से लड़ने के नाम पर कल्लूरी जैसे आदमी के दमन के जरिए आदिवासियों के ऊपर जो निर्दोष आदिवासियों के कुचक्र जो है राज्य की तरफ से चलाया गया, वो सही नहीं है क्या? उससे क्या मदद मिली? हमारा कहना यह है, बस्तर के निर्दोष आदिवासियों जो माओवाद की गिरफ्त में है, उनको अगर बाहर निकालना है और सही मायने में बस्तर के अंदर कोई स्थायी शांति है, तो अगर कोई भी शांति की पहलकदमी होगी तो उस शांति की पहलकदमी का स्वागत होना चाहिए। उसका स्वागत होना चाहिए। धर्मराज जी बार बार इस बात पर हैं, पर जो लोग घिरे हुए वो मासूम नहीं है, वो बंदूक के हाथों सत्ता की तलाश में निकले हुए लोग हैं। क्या कहते हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? धर्मराज जी अभी भी चाहते हैं रोकिए ये सब, मनीष कुंजाम जी भी चाहते हैं रोकिए ये सब। आप भी चाहेंगे रोकें ये सब, या आप चाहेंगे समय थोड़ा कम लगाइए, निर्णायक जीत हासिल कीजिए? हिमांशु जी, माओवादी और हम में क्या अंतर है? हम संविधान में विश्वास करते हैं और माओवादी संविधान में विश्वास नहीं करते। वे हिंसा में विश्वास करते हैं, और हिंसा में वे विश्वास करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि असंवैधानिक उपायों का इस्तेमाल उनके विरुद्ध किया जाए। अगर वे मुठभेड़ करते हैं तो उसका गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए। गोली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैं इस अवसर का उपयोग आपके प्रश्न का उत्तर देने के साथ साथ भाजपा प्रवक्ता द्वारा कही गई बातों का उत्तर देने के लिए भी करना चाहूंगा। भाजपा प्रवक्ता यह बताएं कि दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक सीमित माओवाद 14 जिलों तक फैला, तो भाजपा की सरकार में फैला। अगर जीरम घाटी पे हमला हुआ, हम लोग बार बार जीरम की बात कर रहे हैं, कम से कम 10 बार उल्लेख आया है। जीरम का हमला कहां हुआ था? ठीक उस जगह पे हुआ था जहां भाजपा की सरकार ने पुलिस की सुरक्षा नहीं मुहैया कराई थी। माओवाद को समाप्त करना है, लेकिन माओवाद से समाप्त करने के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिशों का देश में विरोध होगा। असंवैधानिक उपायों का देश में विरोध होगा।
और माओवाद के नाम पे निहत्थे निर्दोष लोगों को मारे जाने का भी विरोध होगा। कोई माओवादी मारा जाएगा तो हम कभी अच्छी बात है शैलेश जी, बहुत प्रभावी दृष्टि से आपने भाषण देने की कोशिश की, पर विषय पर रहते हैं। कुर्रा कोटा की पहाड़ी पर जो कुछ चल रहा है असंवैधानिक चल रहा है या संवैधानिक चल रहा है? कुर्रा कोटा की पहाड़ी पर अगर कोई माओवादी है जो मुठभेड़ करता है तो उसे मारा जाना चाहिए, और अगर कोई निर्दोष है या कोई मुठभेड़ की स्थिति नहीं है तो उस व्यक्ति का आत्मसमर्पण कराया जाना चाहिए। यही देश का संविधान कहता है। इतना मासूम सा सवाल था, सीधा सा सवाल था शैलेश जी। फिर अगर बंगरे में फंस गए, हमारा सवाल क्या था? क्या शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का मानना है कि 10,000 लोगों की पुलिस फोर्स एक सामूहिक नरसंहार के लिए निकली हुई है, या इस देश की संविधान की अस्मिता को बचाने के लिए 44-45 डिग्री तापमान पर अपने आप को झोंके हुए हैं? उस पुलिस फोर्स के संघर्ष को आप सराहना चाहेंगे, या जो हजारों लोगों के खून के दोषी हैं उनकी शांति वार्ता की पहल के लिए अपना स्वर मुखर करना चाहेंगे? पुलिस फोर्स के समर्पण और बलिदान पे कोई सवाल नहीं है, माओवाद के समापन पर कोई सवाल नहीं है। सवाल इसके पीछे जो राजनीति हो रही है, सवाल इसके पीछे अगर निर्दोषों को मारा जाएगा तो इसको लेकर सवाल उठेंगे। अगर मारा जाएगा, हमारा सीधा सवाल कि कुर्रे कोटा की पहाड़ी पर जो निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए जवान मौजूद हैं उनको समर्थन मिलेगा या सवाल उठेगा? मेरे साथ डीएम अवस्थी साहब हैं। इस समय जरूरत क्या है अवस्थी साहब? आप पुलिस फोर्स के मुखिया रहे हैं, वहां पर जो 10,000 जवान तैनात हैं उनके प्रति किस स्वर की अपेक्षा वहां पर मौजूद जवान रखते हैं देश के संदर्भ में? इसमें थोड़ी रोशनी देखिए, आप तो उनके मनोभावों को जानते होंगे, कई बार ऐसे मोर्चों पर आप खुद मौजूद रहे हैं, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। जवान क्या चाहता है वहां पर? देखिए 7 दिन से लगभग ये ऑपरेशन चल रहा है और बहुत कठिन है ये यहाँ सोचना, और सभी का उतना समझ नहीं पाएंगे कि उस गर्मी में 24 घंटे तक मोर्चे पे डटे रहना, आगे बढ़ना, आईडी को सामना करना, और गर्मी और मौसम, पानी, खाना, सबकी ज़रूरतों को रखते हुए भी उस एरिया को नहीं छोड़ा है फोर्स ने। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत स्ट्रांग इनपुट है, और जैसा कि आ रहा है कि वहाँ पर लोग घिरे हुए हैं, ऐसी स्थिति में मुझे तो ये लगता है कि इस समय सबको उनका समर्थन करना चाहिए। और बिल्कुल सही सी बात है, फोर्स कभी भी असंवैधानिक तरीका इस्तेमाल करने के लिए वहाँ नहीं है। जब कोई सामने से गोली आएगी तो उसका जवाब राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो संविधान में सबको दिया है, फोर्स को दिया है, वो खुद ही उसमें खड़े हैं। जैसा हिमांशु जी आपने पहले कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने भी कहा कि अपने हथियार को छोड़ दें, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सब सरेंडर कर दें, गिरफ्तार हो जाएंगे और चले आएंगे। काहे के लिए? शांति सरकार ने तो इतनी आकर्षक नीति बनाई दी है नक्सलियों के संदर्भ में, एक जेब कतरे को भी सजा मिलती है। नक्सलियों के संदर्भ में तो उल्टा है, जितना बड़ा इनामी नक्सली है उसको उतना बेहतर फैसिलिटेट करने के लिए सरकार तैयार है। मनीष कुंजाम जी या धर्मराज महापात्र जी के शब्दों में भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाने के लिए। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं रजनीश सिंह जी के पास आऊंगा, और रजनीश सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, रोकने के स्वर के बीच डर तो नहीं जाएंगे, दब तो नहीं जाएंगे, झुक तो नहीं जाएंगे? 7 दिन से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ धोखा तो नहीं कर देंगे आप? देखिए द्विवेदी जी, मैंने पहले ही कहा था, कुछ इनके जो बात आई है उस पर थोड़ा थोड़ा टिप्पणी करके आपके प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा। ये शैलेश जी ने कहा कि 3 ब्लॉक से 12 जिला पहुंच गए। शैलेश जी, मैंने पहले से आपको बता दिया था कि नक्सलवादी से पूरा देश में हिस्ट पुष्ट पालने पोसने का काम कांग्रेस ने किया, और जब भी उसकी अंतिम लड़ाई चालू होती है तब भी आप बचाने के लिए कांग्रेस ही आती है। अभी भी जो आई है कांग्रेस आई है। मुख्यमंत्री को हम मान रहे हैं, बाकी मैं पहले ही बोल चुका हूं, 300 वो जो एनजीओ है और जो कुछ सांसद वांसद हैं उनसे हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते, न उनके पास कोई प्लान है। बस शांति वार्ता कर दें, कैसे करें, किससे करें, उनके पास कोई चीज नहीं। लेकिन वो सिर्फ एक उनको अवसर देना चाह रहे हैं। जिस तरह से हमारे सैनिक वहां पर, हमारे अवस्थी साहब ने बताया कि जिस मेहनत परिश्रम के साथ वहां 7 दिन से भूखे प्यासे 2-3 जवान हम सब देख रहे हैं कि आईडी ड्रग्स के चपेट में आए हैं, उसके बाद इनको लगता है निर्दोष को न मारा जाए, इसको न मारा जाए। कौन चाहता है निर्दोष को मारा जाए? और आपने प्रश्न किया कि कहीं रुक नहीं जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री,
माननीय विष्णुदेव साय जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, विजय शर्मा जी प्रदेश के गृह मंत्री। जीरो टॉलरेंस है आतंकवादी, नक्सलवादी, अलगाववादी और ऐसे तत्व जो लगातार देश को अराजकता की स्थिति में ले जा रहे हैं, हमारे जवानों को, निर्दोष नागरिकों को मार रहे हैं, विकास में बाधाएं हैं, उनके शिक्षा में बाधाएं हैं। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ में, और बार बार कहा गया, मैं फिर बोल रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक कहा गया है कि आप टेबल के वार्ता में आए, हम शांति वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन कौन प्लान लेके आ रहा है? कोई पत्र लिख के फेंक दे रहा है, उसका कौन गारंटी लेने वाला है? इसमें उसका कौन गारंटी लेने वाला है? ये रजनीश सिंह जी का सवाल है। पर महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है कि अभी तक शांति प्रस्ताव में इस देश के संविधान और लोकतंत्र के प्रति आस्था नहीं जताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, इस देश की व्यवस्थाओं के प्रति भरोसा जाहिर नहीं किया गया है। और तीसरा और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर कोई नक्सली हथियार छोड़ना चाहता है तो उसमें किसी वार्ता की जरूरत ही नहीं है। सरकार तो सबको अंगीकार करने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो कुल मिलाकर जान बचाने के लिए अब रास्ता एक ही है, या तो हथियार छोड़ दो या कुल मिलाकर कोई उम्मीद जीवन के संदर्भ में छोड़ दो। तय है कि नक्सल के मोर्चे पर देश निर्णायक जीत के मुहाने पर आ गया है। जिनको इस जीत में शरीक होना है वो देश की हुकूमत के साथ रहें, उन निर्दोष आदिवासियों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ रहें, और जिनको इस देश पर भरोसा नहीं है उनके जिसके साथ रहना है उसके साथ रहें। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। ये जो शांति प्रस्ताव है ना, इस प्रस्ताव को देखकर हमें रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आ गई। थोड़ी लंबी है पर इस मौके के लिए बड़ी मुफीद है। दिनकर कमाल के कवि हुए, ओज का स्वर था। इस देश के तमाम कवि उन्हीं से प्रेरणा पाते हैं। तो उनकी पंक्तियां आपके बीच में साझा करता हूं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठ पड़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर्ते। सिंधु धे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूल बंधन में। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमगे। तो कुल मिलाके देश का शौर्य, हमारे सुरक्षा बलों का पराक्रम और पौरुष अब उस मुकाम पर ला दिया है कि जिसने नक्सलियों को शांति के संदर्भ में पहल करने के लिए मजबूर कर दिया है। पर शांति की पहल साजिश के तौर पर जब तक है तब तक अस्वीकार रहनी चाहिए। जब हृदय परिवर्तन हो तभी उसे स्वीकार करने के संदर्भ में कोई कोशिश होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक प्रणाम।